दिन का समय था और दक्षिया में कहीं कुनलिन पर्वत नामक दिव्य उत्पत्ति का पवित्र स्थान था। यह एक सुंदर स्थान था। यह 8 महान युद्ध क्षेत्रों से अलग था। इसकी गहराई में भूमिगत गुफाओं का प्रवेश द्वार था। पर्वत से कुछ ही दूरी पर पंगु नगर था। महान स्वप्नदर्शी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी आंखें चमकाते हुए उसने एकाग्र होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उसके माथे पर एक चिन्ह प्रकट हुआ। आकाश में एक द्वार प्रकट हुआ और उससे ऊर्जा के प्रस्फुटन होने लगे। उसने भगवान फेंग को बताया कि स्वर्गीय रहस्य को अवरुद्ध करने वाली बाधा पहले ही पूरे शहर को ढक चुकी है। वह मंदिर के ऊपर खड़ी थी। उसने ये भी बताया कि शहर अब पूरी तरह से छिपा हुआ था। किसी भी प्रकार की शक्ति से उस पर जासूसी नहीं की जा सकती थी, इसलिए वे निश्चिंत रह सकते थे। फेंग, जो ज्यादा दूर नहीं था, उसकी ओर मुड़ा और शांत भाव से अपना सिर हिलाया। यह आदमी गुफा के प्रवेश द्वार का रक्षक फेंग था। उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उसने देव संहारक सेना में उनका स्वागत किया। एक लाल द्वार प्रकट हुआ और उसमें से घोड़ों पर सवार देव संहारक सेना के शूरवीर निकलने लगे। जब वे द्वार से निकलकर नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो महान स्वप्नदर्शी ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अलग अलग शूरवीर ज्यादा अलग नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक बार समूह में आने पर उनकी सैन्य संरचना इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसकी मुहर पर प्रहार कर सकती थी। उसने इसे सेना की आत्मा के रूप में पहचाना और देव संहारक सेना को इस स्तर तक लाने का श्रेय बूढ़े जियांग को दिया। उसी समय जियांग वुजियांग, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, उसके पीछे प्रकट हुआ और उसके शरीर से एक शक्तिशाली स्वर्णिम ऊर्जा निकल रही थी। वह आनंदित हुआ क्योंकि उसकी प्रशंसा प्राप्त करना एक सच्चा सम्मान था। उसकी आवाज सुनकर वह मुड़ी और उससे कहा कि वह इतना घमंड न करे। उसने पूछा कि अगर देव हत्यारी सेना गुफा की रखवाली नहीं कर रही थी, तो वह उनमें से आधे को वापस क्यों ले आया, और पूछा कि क्या उसका इरादा तीनों द्वीपों को तबाह करने का था। शांत भाव से वुशियांग ने बताया कि उसके मन में यही विचार था, लेकिन अभी यह सबसे जरूरी बात नहीं थी। मुख्य बात जियांग चेन की रक्षा करना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर वह कुछ उत्सुक हो गई। वुशियांग ने उस युवक की कल्पना कीड़ों से घिरी हुई करने लगी। उसने बताया कि जियांग चेन के 9 मियाज़मा पंख पहले ही 10 अरब से ज्यादा हो चुके थे। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, क्योंकि जियांग ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वुशियांग ने उससे कहा कि वह जियांग को दोष न दे, क्योंकि उसी ने यह बात किसी को बताने नहीं दी थी, और समझाया कि आखिरकार हर कोई दिखावे की प्रतिभा लेकर पैदा नहीं होता। वह उसे गौर से देखने लगा, जिससे उसे पता चला कि केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में नहीं जानता, सच्चाई को ईमानदारी से छिपा सकता है। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक गंभीर नज़र से स्वीकार किया कि वह सही था। न तो मास्टर गु, न वह, न ही शियाओजी ऐसे लोग थे जो राज रख सकते थे, और सोच रहे थे कि क्या इस बड़ी बात से उसका यही मतलब था। वुशियांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने बताया कि गुफाओं के किनारे एक प्राचीन सत्ता जाग उठी थी और संभवतः उसने कुछ पता लगा लिया था। उसने जियांग चेन को किसी भी कीमत पर खत्म करने का आदेश दिया था। आदिम राक्षसी जातियां, प्राचीन अमर जातियां, ड्रैगन और जानवर असामान्य रूप से एकजुट होकर अंतिम चेतावनी दे रहे थे। अगर 3 महीने में उन्होंने जियांग चेन को नहीं सौंपा, तो 10,000 जातियां मिलकर दक्षिया पर हमला कर देंगी। महान स्वप्नदृष्टा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प भरा भाव था। उसने साफ कर दिया कि चाहे कितने भी आएं, वह सबको मार डालेगी। वुशियांग ने लिटिल नाइन की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि इस बार कुछ अलग था। उसने समझाया कि उनके दुश्मन स्वर्ग मार्ग की मुहर खुलने तक 3 महीने इंतजार कर सकते थे, लेकिन उनकी अधीरता 9 पंखों वाले कोहरे के अस्तित्व के कारण थी, जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। उसने विस्तार से बताया कि जब 9 पंखों वाला कोहरा एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता था,
तो वह 9 रसातल में बदल जाता था। और वे प्राचीन प्राणी इस रूप से बहुत डरते थे। एक उलझन भरी नज़र से उसने पूछा कि क्या वुशियांग का मतलब ये था कि इस बार 3 द्वीपों पर जियांग चेन का उन प्राचीन प्राणियों से सामना हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पास से गुजरा और सिर हिलाया, लेकिन कहा कि उनके पास अभी भी समय है। बारिश शुरू हो गई। वुशियांग ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसे सलाह दी कि अब से इतना न सोए। उन्होंने दक्सिया की ज़मीनों को और देखने, ज्यादा यात्रा करने और जियांग चेन के साथ ज्यादा समय बिताने की सलाह दी। फिर सोचा कि 3 साल की उम्र में बेटी सोने की एक ईंट के बराबर होती है, 30 साल की उम्र में एक राज्य मिलता है, और 300 साल की उम्र में एक अमर अमृत। आभासी दुनिया में वापस आकर जब जियांग उस जगह का निरीक्षण कर रहा था, तो सिस्टम ने 5 परीक्षाओं में से 5वीं चुनौती, मानसिक मूल्यांकन, की घोषणा की। इस परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी था कि उस क्षेत्र में मानसिक हमलों का विरोध किया जाए और बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाए। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह किसी भी बात से चिंतित नहीं था क्योंकि वह इसे एक साधारण चुनौती मानता था और पैतृक वृक्ष की अनुपस्थिति भी उसे रोक नहीं सकती थी। तभी दुष्ट आंखों वाला एक विशालकाय जानवर हमारे लड़के के सामने प्रकट हुआ और दहाड़ने लगा। घबराने के बजाय वह शांत रहा। जियांग की चेतना के सागर में जियाओ चान ने उस बूढ़े पेड़ को गले लगा लिया और डर के मारे खुद को रोक नहीं सका। उसने उससे उस जानवर को खत्म करने के लिए कहा। जियांग ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और जानवर को घूलने लगा, जिससे उसकी आंख चमकने लगी। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे उसकी आंख से एक शक्तिशाली लाल धमाका निकला, जो जानवर के शरीर को चीरता हुआ मानो कुछ भी न हो। उसके लिए यह कोई मुकाबला नहीं था। ये देखकर शी शुवान्यू के पिता खड़े हो गए और उनकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। मास्टर गु ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग चेन ने कुछ ही सेकंड में परीक्षा पास कर ली है और अब दूसरे स्थान पर रहने वाले से 5 मिनट की बढ़त बना ली है। तीनों द्वीपों के बुजुर्ग गुस्से से लाल हो गए और दांत भींच लिए। उनके अनुसार यह नामुमकिन था, क्योंकि मानसिक वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसे पास नहीं कर सकता था, और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जियांग निश्चित रूप से धोखा दे रहा था। जी लिंगकियू, जो अपना सिर मुट्ठी पर रखे हुए था, ने अपनी चाय मेज पर गिरा दी क्योंकि उसकी अच्छी चाय में एक मच्छर गिर गया था, जिससे उसे घिन आ रही थी। राजकुमार का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसका मन उलझन में भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जी लिंगकियू ने यानजुन से पूछा कि क्या चाय अच्छी थी। राजकुमार बिना कुछ कहे चुपचाप उसे घूलने लगा। उसने चाय का प्याला लिया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या जी लिंगकियू मजाक कर रहा था, क्योंकि उनके होते हुए कोई भी मक्खी इस पल को खराब करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जी लिंगकियू ने अपना हाथ बढ़ाया और सोचा कि वह सही था। ये स्वीकार करते हुए कि अनुभवी ने जो कहा था वह सच था और शायद उसकी नज़र कमज़ोर थी और उसने उसे गलत समझा था। भय से भरी निगाहों से यांग मिंग ने राजकुमार को बताया कि जियांग चेन पवित्र राजकुमार से कहीं आगे निकल गया है और उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह उसे 6 कटौती चरण में मार सकता है। यांग जुन ये देखकर क्रोधित हो गया कि यांग मिंग उससे सवाल कर रहा है। यांग मिंग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और राजकुमार से अपना गुस्सा शांत करने की विनती करने लगा। राजकुमार शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यांग मिंग इतनी जल्दी में क्यों था। 5 परीक्षणों में हत्या शामिल नहीं थी और कुछ दवाओं के साथ वे भाग्य से पार हो सकते थे। हालांकि 6 कटौतियां अलग थीं। जियांग चेन केवल 3 रूपांतरणों वाला योद्धा था और केवल अपने शरीर से 6 रूपांतरणों वाले 6 हमलावरों का सामना करना एक सपना था। वह कई रातों की कल्पना करने लगा, जिससे पता चला कि इसके अलावा जियांग चेन के 6 सेनापतियों में से उसने 8वें परिवर्तन के चरम पर एक दिव्य आत्मा को छिपा रखा था और अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ
तो वह स्वयं उसे जगा देगा। राजकुमार ने चाय की चुस्की ली। यांग मिंग कुछ उलझन में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियांग 8 परिवर्तन योद्धा की उपस्थिति को नोटिस करेगा या नहीं। राजकुमार ने स्पष्ट किया कि आभासी क्षेत्र में जियांग पूरी तरह से अलग थलग था और कुछ भी सत्यापित नहीं कर सकता था। तकनीकें एक जैसी थीं और केवल शक्ति भिन्न थी, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चेहरों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। यांग ज़ान जानता था कि सभी जानते हैं कि जियांग चेन 3 परिवर्तनों वाला एक जागृत व्यक्ति था, इसलिए 6 परिवर्तनों वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करना कोई अजीब बात नहीं थी, और एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यांग मिंग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। आभासी क्षेत्र में हमारा लड़का एक खंभे पर खड़ा था जो लाल द्रव से घिरा हुआ था। सिस्टम ने घोषणा की कि 6 जनरलों के खात्मे की परीक्षा शुरू हो गई है। इसे पास करने के लिए 6 जनरलों को मारना और जीवित बचना जरूरी था। जियांग को ये समझने में देर नहीं लगी कि इस जगह की बनावट वाकई क्रूर थी, और गिरने का मतलब निश्चित मौत थी। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और देखा कि अब उसमें वज्र तत्व नहीं बचा था। उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित हो गया, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। भाले लिए कई शूरवीर आकाश से उतरने लगे। जियांग ने ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वे 6 रूपों वाले योद्धा थे। उसने भविष्य बताने के लिए जियाओ चान की शक्ति का इस्तेमाल किया। वह कूद गया और बाल बाल बच गया। शूरवीरों ने फिर हमला किया, लेकिन हमारा लड़का हवा में उछल पड़ा। ये देखकर कि उनमें से 3 के पास तलवारें थीं, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और दिव्य हाथी शरीर को पूरी तरह से सक्रिय करने का फैसला किया। जियांग जमीन पर उतरा और जोर से वार किया, जिससे एक शूरवीर कुचल गया। जब एक और शूरवीर ने अचानक हमला करने की कोशिश की, तो हमारा लड़का एक तरफ हट गया और भाला पकड़ लिया। जियांग ने उसका भाला तोड़ दिया, और इससे पहले कि वह दोबारा हमला कर पाता, उसने उसके चेहरे पर जोर से घुटना मारा, जिससे वह उछलकर पानी में गिर गया। पानी उसके शरीर को जलाने लगा, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। 2 शूरवीर जियांग की ओर बढ़ने लगे। हमारा लड़का, जो उस तरल पदार्थ को देख रहा था, ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या वे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डरना क्या होता है। जियाओ जी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जियांग ने उन्हें जोरदार मुक्का मारा और उन्हें लाल तरल में फेंक दिया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग तब तक नहीं रोएंगे जब तक वे अपने ताबूत नहीं देख लेते। उसी समय तलवार लिए हुए शूरवीर ने जियांग को भयावह नजरों से घूरना शुरू कर दिया और घोषणा की कि अब अंत आ गया है। हालांकि उसने तिरस्कार के साथ स्वीकार किया कि जियांग का उसे जगाना ही इस बात का प्रमाण है कि उसमें कुछ कौशल है। यह वीडियो समाप्त होता है।